video of principles of management which is chapter 2. पिछले वीडियोस में हमने फेयोल्स के प्रिंसिपल डिस्कस किए थे कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर से ज़्यादातर फेयोल्स प्रिंसिपल और टेलर प्रिंसिपल से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो इस सेकेंड चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें एक टेलर, बेसिकली इनका पूरा नाम F.W. टेलर था, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो कि बाय प्रोफेशन ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, टेलर प्रिंसिपल्स ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जो अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए हैं। तो इनकी खास बात ये थी कि ये हर चीज में साइंस को बहुत सपोर्ट करते थे, इसीलिए इन्होंने टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। तो ये हर एक अपने प्रिंसिपल्स में, हर एक टेक्निक में ये साइंस की बात करते थे। और हमने मैनेजमेंट में हमने पहले भी डिस्कस किया कि साइंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट रिसर्च, एनालिसिस, लॉजिक, फैक्ट्स। तो साइंस हमेशा लॉजिक की बात करता है। तो ये बड़े ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्होंने हमेशा हर एक चीज में साइंस को इंक्लूड करके अपनी थ्योरीज को बेसिकली प्रेजेंट किया। और एक नंबर का, एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि F.W. टेलर बेसिकली ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो F.W. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी हर चीज में उन्होंने साइंस को बहुत एडवोकेट किया और वो साइंस के बहुत ही ज्यादा सपोर्टर थे। टेलर का जो मेन प्रिंसिपल था वो फोकस करते थे कि किस तरह से हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को, हमने पहले ही बताया कि 3 लेवल में हमने बांटा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और लोअर लेवल पे हमने बात किया कि उस पे कौन कौन लोग बैठते हैं, उसमें वर्कर्स होते हैं और उस पे सुपरवाइजर्स होते हैं जिन्हें हम फोरमैन भी कहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली फोकस किया कि किस तरीके से हम उस लोअर लेवल की एफिशिएंसी लेवल को हम इंक्रीज कर सकें, कैसे हम प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, क्लियर है? तो एक मार्क्स का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया था कि F.W. टेलर बेसिकली इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि वो साइंस के बहुत सपोर्टर थे हर अपनी थ्योरीज में। पहला जो उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल दिया गाइस, टेलर प्रिंसिपल जो उन्होंने पहला दिया, दैट वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो पहला जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है? उन्होंने एक बात कहा कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब विच इज ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का हिंदी में अगर हम मतलब कहें तो मतलब तुक्का लगाना। टेलर बिलीव्ड दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। अब देखिए, एक काम को करने के 100 तरीके हैं, लेकिन टेलर ने कहा कि हमें उन 100 तरीकों पे फोकस नहीं करना। तो पुराने जमाने में लोग क्या होते थे, थंब यानी अंगूठा, कि ठीक है लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, टेलर वाज कंप्लीटली ऑफ द व्यू। उन्होंने कहा कि हर एक काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड है, और वो बेस्ट मेथड हम कैसे जान सकते हैं? हम बेस्ट मेथड जान सकते हैं किससे? साइंस से। तो उन्होंने कहा ये तुक्का लगाने वाला, ये थंब वाला जो रूल है वो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? साइंस से। और साइंस में हमने पहले ही कहा कि भाई वन बेस्ट मेथड टू डू अवर पर्टिकुलर, एक काम करने के 100 तरीके हैं, बट उन्होंने कहा वी हैव टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड। और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? थ्रू रिसर्च, एनालिसिस। हम एक काम को 100 लोगों से करवाएंगे, 100 लोगों से करवाएंगे एंड देन वी विल गेट, हमने रिसर्च किया, एनालाइज किया और हमें वो बेस्ट मेथड पता चल गया। तो जब हम वो बेस्ट मेथड अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे और रूल ऑफ थंब, तो बेस्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? हमारा टाइम बचेगा, हमारा एफर्ट बचेगा, और टाइम एफर्ट के साथ साथ हमारा क्या बचेगा? पैसा। ऑटोमेटिकली हमारा जो एफिशिएंसी लेवल है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि रूल ऑफ थंब वाज रिप्लेस्ड बाय साइंस, क्योंकि उन्होंने कहा ये रूल ऑफ थंब या अंगूठा वाला नहीं चलेगा, हिट एंड ट्रायल, तुक्का लगाने वाला काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हर एक चीज में हम किसको इन्वॉल्व करेंगे? साइंस को इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट वी कैन गेस द बेस्ट मेथड, एंड वंस दैट बेस्ट मेथड इज अप्लाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज। और इसी पे इन्होंने थ्योरी दिया कि किस तरीके से हम लोअर लेवल की एफिशिएंसी को हम
इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया। सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब पीस, शांति, और डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उन्होंने क्या कहा कि अब देखिए मैनेजमेंट की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा जो भी कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो वो किसके बीच में होगी, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट के बीच में होगी और वर्कर्स के बीच में होगी। These basically are the two wheels of the train। ये समझिए एक रेलगाड़ी के दो पहिए हैं, कौन, मैनेजर्स और वर्कर्स, और ये हमेशा साथ चलते हैं। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ट्रेन पलट जाएगी। तो टेलर ने कहा देयर शुड बी ऑलवेज हार्मनी, हार्मनी मतलब पीस, एंड नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट। तो वर्कर्स के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में मैनेजमेंट should understand the need of the workers and workers should understand the need of the management। हमने आपको टाटा का एग्जांपल दिया, टाटा ने अपने एम्प्लॉइज के लिए हॉस्पिटल्स बना दिए, टाटा ने अपने एम्प्लॉइज के लिए रहने के लिए टाउनशिप बना दिया, टाटा ने उनके एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, घर घर वाटर पाइपलाइन रिजर्वोयर्स के पाइप गए, गैस की पाइपलाइन नहीं, किसी चीज का टेंशन नहीं। तो मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स को अच्छी सैलरी चाहिए, ये फैसिलिटीज चाहिए, टाटा उनको देता है। टाटा को अच्छा काम चाहिए, वर्कर्स उसके लिए जान लगा देते हैं। गेटिंग द पॉइंट। सो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल हमने कहा कि ये दोनों रेल के बिल्कुल ट्रैक के पटरी, दोनों व्हील्स हैं और दोनों हमेशा क्या चलेंगे, साथ चलेंगे। अगर इनके बीच दूरी बढ़ेगी ट्रेन पलट जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में टेलर ने कहा कि हमेशा देयर शुड बी अ अंडरस्टैंडिंग between the workers and the management। The management should understand the need of the workers and workers should understand the need of the management। तो दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी, और किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कभी किसी को फायदा नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स नन। So basically they have to understand that both are important to each other and vice versa। वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को एक दूसरे की नीड और जरूरत को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन, this principle is an extension of harmony not discord। ये cooperation not individualism उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये क्या कहता है कि हमारे बीच में, यानी किसके बीच में, अभी हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और इंडिविजुअलिज्म वाली भावना नहीं होनी चाहिए। हमने उस दिन क्या कहा, तेंदुलकर अगर अकेले ही सोचे कि हम 50 ओवर खेले और टुक टुक करके खेले और अपना सेंचुरी बना ले और इंडिया का स्कोर 50 ओवर में 150 हो, तो क्या वो देश के लिए खेल रहा है, नहीं, वो किसके लिए खेल रहा है, इंडिविजुअल के लिए खेल रहा है। तो यहाँ पे फिर वही बात है कि एज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, which says that there should be complete cooperation between the workers and the management। इंडिविजुअलिज्म वाली भावना, सब अगर इंडिविजुअल सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सोचेगा। वर्कर्स should give suggestion to the management and management should listen to the suggestion of the workers and they should be rewarded equally। जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे हमारे बीच में क्या होगा, कोऑपरेशन होगा और इंडिविजुअलिज्म वाली भावना नहीं होगी कि इंडिविजुअल एक एक बंदा नहीं सोचेगा, हर एक बंदा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेगा। तो जब हमारे अंदर ये भावना होगी, मैनेजमेंट वर्कर को समझेंगे, वर्कर्स मैनेजमेंट को समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि अगर वर्कर्स को मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एज अ होल ग्रो करेगा तो उनके साथ साथ वर्कर्स भी ग्रो करेंगे, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, उनके इंसेंटिव्स बढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट should understand the need of the management should understand the need of the workers and workers should also understand the need of the management। जैसे अभी हमने टाटा का आपको एग्जांपल दिया, तो इंडिविजुअलिज्म वाली भावना नहीं होनी चाहिए,
हर एक को एक के साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो जाहिर सी बात है एट द डे एंड वी हैव टू रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज वन, और हम सब मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट इनका जो प्रिंसिपल था गाइस, ये काफी बड़ा प्रिंसिपल था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनका लास्ट प्रिंसिपल है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि भाई वो उस टॉप लेवल, टॉप मुकाम तक पहुंचे जहां तक उनका पोटेंशियल है। तो पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे, पहले के जमाने में लोग कहते थे कि आप इन एम्प्लॉय को रख लीजिए और वो रहते वो सीख जाएगा काम। टेलर वॉज कंप्लीटली ऑफ द व्यू, टेलर इस बात से सहमत नहीं थे। टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, टेलर ने कहा हर एक चीज को वो साइंस की नजर से देखते थे। उन्होंने कहा कि किसी को रख लो और वो सीख जाएगा, नहीं, आप अपना पहला जो प्रोसीजर है, आपका अपना जो प्रोसेस है उसको आप सही कीजिए। दैट इज व्हाट, दैट इज सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एंड दैट शुड बी डन साइंटिफिकली, मतलब बहुत ग्रिलिंग करके, बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेके, यू हैव टू सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट पर्सन। और जब उस कॉम्पिटेंट बंदे को आप काम दें, आप सिलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एफिशिएंसी लेवल है गाइस, उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दो बंदे हैं, एक को आपने कहा कि भाई ए को रख लो और वो काम सीख जाएगा, दूसरे को टेलर ने कहा नहीं, इसको ग्रिलिंग करके तब सिलेक्ट कीजिए। अब दोनों को अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दें तो जाहिर सी बात है कि बी का जो प्रोडक्टिविटी होगा, क्योंकि ही वाज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, बिकॉज हिज सिलेक्शन वाज डन साइंटिफिकली, ऑटोमेटिकली इसकी एफिशिएंसी और जो इसकी प्रोडक्टिविटी लेवल है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी बात। टेलर के ये 4 प्रिंसिपल थे गाइस, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ टेक्निक्स दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं उनके टेक्निक्स की। फायोल का 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि फायोल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे, फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो पहला टेक्निक टेलर ने दिया दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो इन्होंने अपना टेक्निक दिया दैट इज व्हाट, फंक्शनल फोरमैनशिप। उस दिन हमने आपको बात बताया था कि फंक्शनल, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट आपके लिए कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, परचेज, सेल्स, और हर एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम कर रहा है। फोरमैन मैंने उस दिन में बताया था आपको कि फोरमैन जो कि दूसरा नाम है किसका, सुपरवाइजर का। तो सुपरवाइजर का एक दूसरा नाम फोरमैन भी होता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने क्या कहा, टेलर ने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने क्या किया, पूरे फैक्ट्री को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 भाग में बांटा। उन्होंने क्या किया, 2 भाग में बांटा। एक समझिए कि एक प्लानिंग था, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा भाई कि जो प्रोडक्शन वर्कर जो प्रोड्यूस कर रहा है उनको इन चीजों से दूर किया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। पूरे फैक्ट्री को उन्होंने क्या किया, 2 भाग में बांटा, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट किया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किया। प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्हें मालूम था कि भाई कि जो फोरमैन, अब ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल फोरमैनशिप, प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या किया, 4 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया। फोरमैन यानी कि सुपरवाइजर जो अपने काम का बिल्कुल चैंपियन इंसान है। प्लानिंग में 4 अपने फोरमैन या कहें स्पेशलिस्ट या कहें सुपरवाइजर्स
को अपॉइंट किया, उसके बाद प्रोडक्शन में भी इन्होंने 4 लोगों को अपॉइंट किया। तो 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस में भी कभी कभार पूछता और इस बार ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने कितने स्पेशलिस्ट की बात किया। तो याद रखिएगा कितने स्पेशलिस्ट की बात किया, 8 स्पेशलिस्ट की। अब 8 कैसे हुए, 4 हुए प्लानिंग डिपार्टमेंट के और 4 हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो टोटल जो स्पेशलिस्ट हुए वो कितने हुए, 8 हुए। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने 4 लोगों को जो अपॉइंट किया, तो दैट वाज इंस्ट्रक्शन। ये किसी भी बुक में आपको उसका डायग्राम मिल जाएगा। अगर क्लियरली यहाँ पे जगह कम है, अगर नहीं मैं बता लिख पा रहा हूँ तो आप फिगर जरूर से देख लीजिएगा। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो 4 थे, एक था इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, ये हुआ। उसके बाद एक था रूट क्लर्क, एक था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और एक था डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, ये प्लानिंग में 4 स्पेशलिस्ट हो गए। और प्रोडक्शन में एक था स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और एक इंस्पेक्टर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो अभी हमने क्या देखा, फंक्शनल फोरमैनशिप में एंटायर फैक्ट्रीज को उन्होंने 2 भागों में बांटा। वन वाज प्लानिंग डिपार्टमेंट, अदर वाज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग में 4 स्पेशलिस्ट, जिसमें मैंने कहा उसको नोट कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नोट करिएगा। इस बार के चूंकि ऑब्जेक्टिव्स का पेपर है तो आपको एक लाइन दे देगा कि इंस्ट्रक्शन, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में जरूर से, इंस्ट्रक्शन का क्या काम करता है वो दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से वो कौन काम करता है। 4 ऑप्शन दे देगा, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्ट्रक्शन कार्ड। तो मैं एक एक लाइन बता रहा हूं, इनका एक एक लाइन जरूर से कॉपी में नोट करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट कर ले, फिर देख बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो एक एक लाइन नोट करिएगा। इंस्ट्रक्शन एंड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स। नोट कर लीजिएगा, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स। सेकेंड पे हमारा रूट क्लर्क है, which tells the specific route for production, which tells the specific route for production. नेक्स्ट हमारा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेगा, टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाएगा कि किसी काम को करने के लिए कितना टाइम और उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनेरियन। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन नाम ही है डिसिप्लिनेरियन, तो ये पूरे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करेगा कि प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, और हम डिसिप्लिन प्रिंसिपल पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इधर आते हैं, इधर में हमारे फिर वही 4 स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन में। पहला है स्पीड बॉस, जो कि ये देखेगा टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब। गैंग बॉस, keeping machineries and tools etc ready for operation, keeping machine and tools ready for operation of workers, operation by workers. थर्ड है हमारा रिपेयर बॉस, ensuring proper working condition of machine and tools। तो ये इंश्योर करेगा कि सारी मशीन और टूल्स वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। इंस्पेक्टर्स, तो इनका काम होगा चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो 8 स्पेशलिस्ट हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एक एक लाइन बताया आपको नोट होना चाहिए, एग्जाम में दे देगा कि भाई ऐसे दे सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ गैंग बॉस, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। या वो 4 ऑप्शन वो क्वेश्चन में दे देगा कि गैंग बॉस का क्या काम है, कीपिंग मशीन एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। 4 ऑप्शन में दे देगा आपको, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। तो आपको पता होना चाहिए कि गैंग बॉस का क्या काम है। ठीक है, क्लियर है बात। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में ऑर्गेनाइजेशन को 2 भाग में बांटा, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर्स या फोरमैन, प्रोडक्शन में 4 स्पेशलिस्ट या 4 फोरमैन। और ये चारों, ये 8 स्पेशलिस्ट
ये वर्कमैन बैठा है, ये वर्कर बैठा है, ये 8 स्पेशलिस्ट वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं तो बात समझिए, जब 8 स्पेशलिस्ट, 4 प्लानिंग के 4 प्रोडक्शन के, अब 8 महारथी जब किसी वर्कर को ऑटोमेटिकली ट्रेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कर का जो एफिशिएंसी लेवल है गाइस, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? फंक्शन अफॉर्मेंशन, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज प्लानिंग प्रोडक्शन। अंडर प्लानिंग देयर आर 4 स्पेशलिस्ट, नाम बता दिया, काम बता दिया। अंडर प्रोडक्शन देयर आर 4 स्पेशलिस्ट, बता दिया। और ये 8 स्पेशलिस्ट एक वर्कर को ट्रेन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वर्कर की जो एफिशिएंसी लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इंक्रीज करेगा। और इसी पे थ्योरी ही दिया टेलर ने कि कैसे हम एफिशिएंसी लेवल को क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? सेकेंड जो उन्होंने दिया दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्ड्स, तो हर एक चीज के, हर एक काम करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब तक काम में एक स्टैंडर्ड नहीं होता, हम कहते काम हो तो गया, मजा नहीं आया। तो क्या करने का मतलब है कि हर एक काम में स्टैंडर्डाइजेशन, हर एक काम में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि काम में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जब आप भी बड़े होकर मल्टीनेशनल्स में काम करेंगे तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करेंगे लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तभी उनके स्टैंडर्ड्स की वजह से उन ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है। सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वही है ताकि हम काम को क्या करें और सिंप्लीफाई करें। काम को हम क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। काम को सिंप्लीफाई करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि एक मान लीजिए जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 200 वैरायटी ऑफ जूस बनाती है। तो उन्होंने क्या किया, अपने काम का 200 वैरायटी, तो पता लगा मार्केट में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, कौन ज्यादा बिक रहा कौन कम नहीं। उन्होंने क्या किया, 200 वैरायटी से रिड्यूस करके अपने काम को सिंप्लीफाई किया और कहा कि भाई हम 200 नहीं, हम 20 टाइप ऑफ फ्रूट जूस बनाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो काम को उन्होंने क्या किया, काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अननेसेसरी वर्क को क्या किया, एलिमिनेट किया और काम को क्या किया, सिंप्लीफाई किया, जिससे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी लेवल है वो क्या होने लगी, वो इंक्रीज होने लगी। और इसी पे टेलर ने थ्योरी दिया कि कैसे हम एफिशिएंसी लेवल, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ काम को हम एलिमिनेट करें और काम को सिंप्लीफाई करें, ताकि जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, एफिशिएंसी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या हो सके, वो बढ़ सके। ठीक है, सेकंड क्लियर हो गया। चलिए थर्ड हम आते हैं। थर्ड जो हमारा है वर्क स्टडी टेक्निक्स, उन्होंने काफी अलग अलग तरह की टेक्निक्स दिया काम को करने के लिए। उसमें उन्होंने पहला जो दिया दैट वाज मेथड स्टडी। ठीक है, मेथड स्टडी। टेलर ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। अभी हमने क्या कहा, एक काम को करने के 100 तरीके हैं। टेलर ने कहा नहीं, हमें 100 तरीका नहीं जानना, हमें जानना है वन बेस्ट मेथड, एंड दैट वन मेथड, बेस्ट मेथड can be derived through what? Through science, observation, research, analysis, because he was a very ardent supporter of science. He was a very firm supporter of science, जो हर थ्योरी अपनी साइंस की वो बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मेथड स्टडी में एक काम को करने के तरीके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक बेस्ट मेथड जानना है। कैसे जानेंगे, साइंस से जानेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जब वो वन बेस्ट मेथड मिल गया हम उसे अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है और एफिशिएंसी लेवल है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी बात। सेकंड उन्होंने कहा मोशन स्टडी। अब देखिए मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन मतलब हिंदी में कहें तो हरकत में आना। अगर मुझे कोई चीज लिखना है तो मुझे मोशन में आना पड़ेगा, वर्कर्स को काम करना है तो वो मोशन में आएगा। टेलर ने कहा मोशन स्टडी का जो मेन फोकस था, जैसे मेथड स्टडी का मेन फोकस था टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, मोशन स्टडी का मतलब था कि किसी काम को करने के लिए कितना मोशन में आना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए उस टेबल से किताब उठानी है, तो पहला तरीका यह है कि मैं जाऊं और केवल टेबल से किताब उठाऊं ले आऊं। दूसरा तरीका यह है कि मैं पूरा पहले ऑर्गेनाइजेशन का राउंड लगाऊं और घूमने के बाद तब तो दो किताब लेके चला आऊं। तो दोनों ही केसेस में काम तो हुआ, लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या हुआ कि अननेसेसरी मोशन हुआ, जिससे कि टाइम वेस्ट हुआ, एफर्ट वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ। क्योंकि बिजनेस में पैसे का, टाइम का मतलब पैसा, एफर्ट का मतलब पैसा। तो द मेन फोकस ऑफ मोशन स्टडी वाज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी एक्शंस
वर्कर उतना ही हरकत में आए, उतना ही मोशन में आए जितना जरूरत है टू एलिमिनेट। तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, पैसा बचेगा, और ऑटोमेटिकली वर्कर्स की जो एफिशिएंसी लेवल होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी पे टेलर ने थ्योरी दी है। क्लियर होगी बात। मोशन स्टडी टू एलिमिनेट अनवांटेड मोशन। ठीक है। लास्ट उन्होंने दिया फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकना। Taylor said that workers, every worker who is working in the organization is bound to get tired. हर एक इंसान जो काम करेगा वो थकेगा। टेलर ने कहा कि फटीग स्टडी में उन्होंने कहा कि the workers should be given rest intervals। भाई उन्हें रेस्ट, क्योंकि जब वो काम करेगा, जब वो काम कर रहा है तो वो थकेगा तो उसे रेगुलर इंटरवल्स देना चाहिए। तो रेगुलर इंटरवल्स देंगे तो so that he can regain his energy back and once again he is back to work, he can give his 100%। स्कूल में भी 4 पीरियड के बाद एक लंच ब्रेक दिया जाता है कि बच्चे थक जाते हैं तो लंच ब्रेक में वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, so that once they come back and again sit in the 5th period so they can concentrate and give their 100%। और टेलर ने कहा, टेलर एडवोकेटेड कि अगर बहुत मेहनत का काम है, बहुत फिजिकल का काम है तो भले छोटे छोटे रेस्ट इंटरवल दीजिए, लेकिन वर्कर्स को ज्यादा रेस्ट इंटरवल दीजिए। तो फटीग स्टडी स्पीक्स अबाउट व्हाट, रेस्ट इंटरवल्स, कि वर्कर्स को रेस्ट देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि रेस्ट लेंगे, अपनी एनर्जी को वापस इकट्ठा करेंगे और जब वो वापस काम पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली 100% दे पाएंगे, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी लेवल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। वही चीज हमने पहले कहा। टेलर सेड that there should be a standard time fixed to do a particular work। हर एक काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए। फिर बात घूम फिर के आती है, भाई स्टैंडर्ड टाइम कैसे फिक्स होगा, साइंस से फिक्स होगा। हम एक काम 100 आदमी से कराएंगे और हम सबका टाइम नोट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। और जब हमें स्टैंडर्ड टाइम मिल गया तो अब मुझे पता चला अगर वर्कर इससे ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब कि वो काम नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा है। तो there should be a standard time to do a particular work। ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होगा, ऑटोमेटिकली वर्कर्स की एफिशिएंसी लेवल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट फिर लास्ट उन्होंने दिया डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। इसका मतलब समझिए, डिफरेंशियल पीस वेज। ये बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई होता है जहां पे लेबर्स को जो वेज दे रहे हैं वो पर पीस का दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये एक पीस बनाता हूं तो मुझे 10 रुपए मिलता है, तो इसको गाइस हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये बात आ गई समझ में। जैसे आपके फादर जॉब करते हैं तो उन्हें पीस वेज के हिसाब से सैलरी नहीं मिलता, उनको टाइम वेज, मतलब वो 8 घंटा काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलता है। पीस वेज समझ में आ गया। जितना पीस आप बनाएंगे उतना आपको वेज यानी कि उतना पैसा मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बेसिकली इज अ टेक्निक टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को लागू किया। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल में क्या कहा, बात समझिएगा। 2 वर्कर्स हैं, मान लीजिए वर्कर ए है और वर्कर बी है, और एक पीस बनाने का उन्हें, मान लीजिए एक पीस बनाने का उनको मिलता है 10 रुपए। तो वर्कर ए ने 50 पीस बनाया तो इसको मिला कितना, 500 रुपए। वर्कर बी ने 100 पीस बनाया तो इसे मिला कितना, 1000 रुपए। नाउ विद दिस एग्जांपल, ये बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप एग्जांपल से समझाएंगे। देयर आर 2 वर्कर्स, वर्कर ए एंड वर्कर बी, अपनी भाषा में जैसे भी एक्सप्लेन करें। फॉर एवरी पीस दैट दे मेक दे गेट ₹10 पर पीस। वर्कर ए प्रोडक्शन इज 50, so at the day end he gets 15 into 10, 500 rupees. B produces 100 units, at the day end 100 into 10 he gets 1000 rupees. Now this is a technique to differentiate between efficient and inefficient worker। तो हम easily identify कर ले रहे हैं कि भाई ये जो वर्कर बी है वो ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। एक इसका फायदा और है, टेलर ने कहा कि ये जो वर्कर ए है he will get motivated।
Why he will get motivated? Because वो देखेगा कि वर्कर भी यार घर 1000 रुपए ले जा रहा है, मैं 500 ले जा रहा हूं, तो कल से और मैं मेहनत करूंगा तो मैं बी के बराबर पैसा ले जा सकता हूं। क्लियर हो गई बात? So differential piece weight system is a technique to differentiate between efficient and inefficient workers, and you have to explain this in the board exam with the help of this example. क्लियर हो गई बात? चलिए एंटायर चैप्टर खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आपको बता दूं कि फयोल और टेलर का एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। फयोल और टेलर का एक कंपैरिजन दिया हुआ है, तो बुक में बेसिस दिया हुआ है, तो मैं ये बेसिस आपको बता रहा हूं कि किन पॉइंट्स पे इनका एक कंपैरिजन दिया हुआ है फयोल और टेलर के बीच में। चलिए पहला जो इसमें जो बेसिस दिया हुआ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, खत्म होगा। पहला जो दिया बेसिस में दिया पर्सपेक्टिव। क्या पर्सपेक्टिव था? तो फयोल का जो पर्सपेक्टिव था गाइस, ये ज्यादातर फोकस करते थे, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या कहें तो ये टॉप लेवल पे ज्यादा फोकस करते थे। और टेलर का अभी हमने जितने प्रिंसिपल टेक्निक्स पढ़ा, ये किस पे फोकस करते थे? ये लोअर लेवल पे या हम कहते हैं शॉप फ्लोर पे इनका ज्यादा फोकस था, क्योंकि ये हमेशा वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के लिए बात करते थे, कैसे इनकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करें। सेकंड, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कैसे फॉर्म किया? फायोल ने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से इन चीज अपने प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया, 14 प्रिंसिपल्स। और टेलर बेसिकली क्या इन्होंने किया? इन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया एंड एक्सपेरिमेंट किया, और तब जाके इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को और अपने टेक्निक्स को फॉर्म किया। ठीक है। थर्ड जो पर्सपेक्टिव बेसिस दिया है वो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, और फायोल ने तो यूनिटी ऑफ कमांड दिया, याद है आपको? यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन सुपीरियर, वन हेड वन बॉस। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड के बहुत सपोर्टर थे, यूनिटी ऑफ कमांड के। और टेलर में अभी हमने क्या देखा? टेलर ने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप को उन्होंने तो आर्ट स्पेशलिस्ट में बांट दिया, तो इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड इन्होंने ये समझते थे कि जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में फंक्शनल फोरमैनशिप दिया, वहां तो एक वर्कर के अंडर में आर्ट स्पेशलिस्ट से ट्रेनिंग दिए, तो ये समझते थे यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फोर्थ, एप्लीकेबिलिटी। फायोल के प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल होंगे, लेकिन टेलर की जो प्रिंसिपल टेक्निक्स हैं ये डिफरेंशिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम हो रहा है, उसी हिसाब से ये अप्लाई करेगा। अलग अलग हमने देखा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, तो डिपेंड करेगा। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम तो डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम हो रहा है, तो ये उस सिचुएशन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा। ठीक है। एक्सप्रेशन